हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जम के। तो चलिए आज का हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 13 जून 2024। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 जून 2024 करंट अफेयर। तो पहला है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 जून को। कब? 12 जून को सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल का जो थीम है 2024 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी न किसी एग्जाम में थीम पूछा ही जाता है, किसी न किसी का पूछा जाता है। एक थीम तो जरूर पूछा जाता है और हमको पता नहीं होता है कौन सा थीम पूछा जाएगा, इसलिए हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 2024 का जो थीम है वो देख लेते हैं। 2024 थीम, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट। कमिटमेंट, हमारा कमिटमेंट क्या होगा? सोचिए, चाइल्ड लेबर को क्या करना? खत्म करना। ओके, तो यही थीम है, इन चाइल्ड। होता ना कि किसी फैक्ट्री में सामने अगर जाओगे तो लिखा रहेगा बाल मजदूर निषेध है, मतलब चाइल्ड लेबर जो है यहाँ पे बैन है। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 24 हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। कोई भी अगर कोई फैक्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है 14 साल से कम के बच्चों को अगर एम्प्लॉय करता है, उसको क्या मिल सकता है? पनिशमेंट मिल सकता है। इवन 1986 में एक एक्ट भी लाया गया था। ओके, वो एक्ट लाया गया था, किस लिए लाया गया था? जो चाइल्ड लेबर है उसको रोका जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो दंडनीय अपराध है, उसको पनिशमेंट किया जाएगा। क्या एक्ट था वो ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स है हमारा। आर्टिकल 24। और कौन सा एक्ट लाया गया था? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड कंट्रोल एक्ट। कंट्रोल एक्ट 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और एक चलिए, और ये रिपोर्ट निकालता कौन है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है, अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने शपथ लिया है, उसके बाद कुछ लोगों को पोर्टफोलियो असाइन किया गया है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री किसके अंदर आएगी, किसके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री आएगी। जैसे लास्ट टाइम कौन होम मिनिस्टर था? अमित शाह। इस साल भी अमित शाह ही है। डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? राजनाथ सिंह। इस साल ही राजनाथ सिंह है, इस बार भी राजनाथ सिंह है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? निर्मला सीतारमन जी थे, वो इस बार भी हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री कौन है? नितिन गडकरी, इस बार भी हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि लास्ट टाइम प्रीवियस टाइम वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। इस बार क्या है? इस बार उनको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे दिया गया। तो यह जो मिनिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओके, कौन कौन सा? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्टर कौन है, इसको ध्यान रखिएगा। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, इसको ध्यान रखिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, उनको ध्यान रखिएगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर
एंड हाईवे मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, जगत प्रकाश नड्डा हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यह इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन? होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। ओके। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो कि प्रीवियस जो लोकसभा का टर्म था उसमें भी यही एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ओके, तो नाम लिख लीजिएगा आगे आराम से आप लोग। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा हॉकी वर्ल्ड मतलब मेंस जूनियर वर्ल्ड कप कराया जा रहा है। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस कंट्री में कराया जा रहा है, और ये न्यूज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिया में कराया जा रहा है। जब इंडिया में कोई भी इवेंट कराया जाता है तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। थर्ड, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 कहां कराया जाएगा? इंडिया में, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में ऑलरेडी 3 बार कराया जा चुका है, ध्यान दीजिएगा, ये चौथी बार होगा, फोर्थ टाइम। इंडिया में कब कब कराया गया था? 2013, 2016 एंड लास्ट टाइम 2021 में कराया जा चुका है। इस बार 2025 में भी इंडिया में कराया जाएगा। क्या है यह? मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। ओके, ये क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन न्यूज में आ गया, तो इसको इसके लिए जानना जरूरी है, इसको भी जानना जरूरी है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1924 में। कहां हुआ था? फ्रांस में फॉर्मेशन, परंतु इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां है? हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड। और इसका हेड क्वार्टर, जो फील्ड हॉकी होती है उसको भी यही ऑर्गेनाइज कराते हैं, उसका देख रेख यही करते हैं, और इवन जो इंडोर हॉकी होती है उसको भी यही कराते हैं। कौन? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उनको शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं? FIH। गॉट इट? नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो ये चौथी बार कराया जाएगा इंडिया में 2025 में, इसलिए हमारे लिए न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीन बार ऑलरेडी कराया जा चुका है। लास्ट टाइम कब कराया गया था? लास्ट टाइम 2023 में कब? 2023 में कहाँ कराया गया था? मलेशिया में कराया गया था, ध्यान दीजिएगा। 2023 में कहाँ कराया गया था? मलेशिया में। कौन जीता था? विनर कौन था? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी। जर्मनी जो है लास्ट टाइम का विनर। कहाँ कराया गया था? मलेशिया। समझ में आ गया? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अगर ये। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है। महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट के अंदर बनाया जा रहा है? तो आपको पता है, अगर आप पढ़े भी नहीं होंगे तब पर बता सकते हैं कि राजस्थान। समझ में आया? इसमें होगा क्या? इसमें महाराणा प्रताप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो जो इवेंट हो चुके हैं, सबको बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा, जिससे कि लोग टूरिस्ट लोग ज्यादा से ज्यादा वहां जा सके और राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। उसके साथ ही साथ महाराणा प्रताप के बारे में पूरे वर्ल्ड को बताया जा सके। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। महाराणा प्रताप
टूरिज्म सर्किट कहां बनाया जाएगा? राजस्थान में। किस लिए? सिंपल सी बात है, टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी देना, सबको जागरूकता पैदा करना, और टूरिस्ट जो टूरिज्म सेक्टर है राजस्थान में उसको बढ़ावा देना। पूरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है राजस्थान में आते हैं। अगर वो आएंगे और जो सर्किट डेवलप हुआ मतलब जहां जहां महाराणा प्रताप गए हैं उनसे रिलेटेड जो जो इवेंट्स हुए हैं उसको अच्छे से डेवलप करना, उसको इस तरीके से बनाना कि जो भी टूरिस्ट आए उसको उस जगह पे जाए उसको देखने के लिए। तो क्या होगा? टूरिज्म उस सेक्टर में बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। और उसके साथ साथ क्या होगा? महाराणा प्रताप के बारे में लोग जानेंगे। और ये अधिक से अधिक कहाँ होगा? महाराणा प्रताप कहाँ के थे? करके राजस्थान, उदयपुर और उसके आसपास का जो रीजन है, जहां जहां जो रीजन महाराणा प्रताप से रिलेटेड है उसको डेवलप किया जाएगा। पक्का समझ में आ गया आप लोगों को? ओके। और इसमें जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा जी 100 करोड़ रुपीज अलॉट किए हैं। 100 करोड़ रुपीज अलॉट किए हैं, ध्यान दीजिएगा। 100 करोड़ रुपीज RS 100 करोड़। और कौन कौन सा रीजन है? जैसे उदयपुर है, उदयपुर के बाद हल्दी घाटी याद है ना आप लोगों को? है जहां पे अकबर की हालत खराब कर दिए थे। अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, अकबर की हालत खराब कर दिए थे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ये सब रीजन जो है डेवलप किया जाएंगे। और थोड़े थोड़े जो रीजन है उसको भी डेवलप किया जाएगा वहां पर। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए। महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, याद है ना? हम लोग बचपन में पढ़ते थे। फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। पहली बार जो इंडियन नेवी का अभी तक क्या था, जो इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर के जो पायलट हुआ करते थे वह केवल मेंस हुआ करते थे, आदमी लोग ही हुआ करते थे। पहली बार कोई महिला को बनाया गया है हेलीकॉप्टर पायलट। ध्यान दीजिए, जो भी काम हम इंडिया में या वर्ल्ड में पहली बार होता है हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट, उनका नाम क्या है? यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनामिका राजीव। फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेवी फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट। और कौन कौन सा हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं देख लीजिए, उसके बारे में पूछा जा सकता है। सी किंग, कौन कौन से हेलीकॉप्टर? सी किंग्स उड़ाती हैं, LH ध्रुव उड़ाती हैं और चेतक भी उड़ाती हैं। नाम क्या है? अनामिका राजीव। ओके, सब ल्यूटिनेंट है, अनामिका राजीव, जो कि इंडियन नेवी की फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट है। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख भी चुके हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी कोई पहली बार होता है उसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। बट मोंगला पोर्ट, नेक्स्ट न्यूज क्या है? मोंगला पोर्ट से रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, परंतु फिर न्यूज में है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। मोंगला पोर्ट किस कंट्री में पूछा जा सकता है? ओके, तो देखते हैं। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है। कि किस लिए इंपॉर्टेंट? हमारी इंडियन गवर्नमेंट पूरे मोंगला पोर्ट को क्या करना चाहती है? मैनेज करना चाहती है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसका एक जो टर्मिनल है उसको डेवलप करना चाहती है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कौन सा जो पोर्ट है उसको इंडियन गवर्नमेंट
देख रेख कर रही है, डेवलप भी किया है और उसके साथ साथ उसका सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही है और उसका देख रेख भी कर रही है। आप हम बता चुके हैं, ईरान में एक चाबहार पोर्ट है उसका, और म्यांमार में एक चितवे पोर्ट है। इंडियन गवर्नमेंट ने ही उसको डेवलप किया है, इंडिया ने ही उसको डेवलप किया, और उसका देखरेख भी इंडिया करता है, उसकी सिक्योरिटी भी इंडिया प्रोवाइड करता है। ठीक उसी तरीके से थर्ड जो पोर्ट है वो बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट है, उसको इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, पूरा मैनेज करेगी और उसमें एक नया टर्मिनल बनाएगी और उसके पूरा मेंटेनेंस का काम और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, इंडिया करेगा। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। पहला सबसे बड़ा पोर्ट कौन है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, चित्तगोंग, हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, चित्तगोंग पोर्ट। ओके, wants to manage the port and developing new terminal। समझ में आ गया, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर हम नहीं जाते तो इन्वेस्टर खोज रहा था बांग्लादेश, कौन आ जाता, चाइना आ जाता, कहाँ बैठ जाता, ये मोंगला पोर्ट है कहाँ, अब जो गंगा रिवर जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है वहीं पर है, मतलब इंडिया के एकदम पास में आ जाता, कौन, चाइना। समझ में, सॉरी नो डाउट कर लीजिए, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोंगला पोर्ट का जियोग्राफिकल लोकेशन डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 7th है डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग। अभी न्यू डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग अपॉइंट किए गए हैं, तो कौन है और नीति आयोग क्या है उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि नीति आयोग न्यूज में आ गया इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। न्यू डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग, यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है नीति आयोग पर, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है उसके बारे में। तो न्यू डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग कौन है, आशीष कुमार दास, आशीष कुमार दास। और जो नीति आयोग का फुल फॉर्म है क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। एक करता क्या है, सिंपल सी बात है, अभी क्या करेगा, अब नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, कुछ जो फ्लैगशिप पॉलिसी होंगी गवर्नमेंट की उसके बारे में पूरा अच्छे से पूरा उसका डेवलपमेंट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करना, टेक्नोलॉजी के बारे में देखना, सब कुछ के बारे में देखना कौन करता है, वो नीति आयोग करता है। इससे पहले नीति आयोग से पहले कौन था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया था, 1951 में। और जैसे मोदी जी 2014 में आते हैं, 1 जनवरी को क्या करते हैं, नीति आयोग को लाते हैं और प्लानिंग कमीशन को कहते हैं टाटा बाय बाय, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर देते हैं और उसकी जगह पे कौन क्या लाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, वही सेम चीज, पूरा प्लानिंग करना कि नेक्स्ट 5 ईयर में क्या करना है और उसके बाद उस पर काम करना, तो वही था प्लानिंग कमीशन। तो उनको लगा कि लाइक जो फेडरल सिस्टम है कंट्री का, उसमें प्लानिंग कमीशन उसके मतलब उस रूप में काम सही से नहीं कर रहा है, इसलिए उसको खत्म कर दिया गया। उसकी जगह पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को लाया गया, कब, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। अब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है क्या, जो नीति आयोग है उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या है, एक तरीके से थिंक टैंक, थिंक टैंक। गॉट इट, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, न्यूज में है इसलिए हमारे लिए
इंपॉर्टेंट है। किसके जगह पे आया है? प्लानिंग कमीशन की जगह पर। प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया था? 1951। क्या काम था? सिंपल सी बात है, प्लानिंग करना, उस प्लानिंग करने के बाद उस पर उसको एग्जीक्यूट कराना, ये सब था। नेक्स्ट न्यूज है, अभी उड़ीसा के सीएम बने हैं, तो पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कौन नए उड़ीसा के सीएम बने। क्यों? क्योंकि 2000 के बाद उड़ीसा के सीएम चेंज हुए। 2000 से लेकर 2024 तक उड़ीसा के जो सीएम थे श्री नवीन पटनायक जी। ओके, सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया है वो। ओके, सेकेंड लॉन्गेस्ट, 24 इयर्स 89 डेज लगभग वो सर्व किए। तो 24 ईयर से कंटिन्यूअस उड़ीसा के सीएम हो ही रहे हैं, अब चेंज हो गए हैं, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, सीएम ऑफ उड़ीसा कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी जी जो है उड़ीसा के नए सीएम हैं। 2000 से लेकर 2009 तक ये क्या रहे हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए रह चुके हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और 2019 में भी रहे हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और 2024 तो आप जानते ही, तभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, एमएलए रह चुके हैं। किस कंस्टिट्यूएंसी से रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंझर से। क्योंझर से क्या है वो? एमएलए। क्योंझर से क्या है वो? एमएलए। समझ में आ गया? अब पूछा जा सकता है कि उड़ीसा का फाउंडेशन डे हम लोग कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं, और स्टार्ट कब से किया गया था? 1936 से फाउंडेशन उड़ीसा का। क्योंकि न्यूज में है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए हर साल 1 अप्रैल को ही हम उड़ीसा का क्या बनाते हैं? फाउंडेशन डे। पक्का समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट हैं? टोटल कितने सीट हैं उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली में? 147 सीट्स हैं। अब लोकसभा के लिए उड़ीसा से कितनी सीट्स आती हैं? 21 सीट लोकसभा में, और राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? 10 सीट्स हैं। ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? राज्यसभा। ये क्या है? लोकसभा। ये क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट्स हैं? 147। और आउट ऑफ 147 सीट्स बीजेपी ने कितना किया है? कितना अचीव किया है? 78। और जो बीजेडी है, बीजू जनता दल, जिसके चीफ मिनिस्टर कौन है? कौन थे प्रीवियसली? नवीन पटनायक। वो कितना स्कोर किया है? मतलब कितने लोग जीते हैं? 58 सीट जो है बीजू जनता दल ने जीता है, और 78 बीजेपी ने जीता है, 14 कांग्रेस ने जीता है, सीपीएम 1 जीता है केवल। समझ में आ गया? पक्का नोट डाउन कर लीजिए। तो बीजेपी, ध्यान दीजिए, बीजेपी कितना? 78, बीजेडी बीजू जनता दल 58, कांग्रेस 14, सीपीएम 1। पहली बार बीजेपी ने उड़ीसा में गवर्नमेंट बनाया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बीजेपी को कितना वोट परसेंटेज मिला है? 40.07%, और बीजेडी को 40.22%। ध्यान देना, बीजेपी को वोट शेयर कम मिला है? बीजेपी को कितना मिला है? 40.07%, और बीजेडी को कितना मिला है? 40.22%। उसके बावजूद देखो 20 सीट्स का फर्क है, 20 सीट्स का फर्क है। और इट नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया? अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म हुआ, तो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, जब पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें एक चीज अनाउंस किया गया। क्या? जो पीएम आवास है उसके तहत कितने और घर बनाए जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इन फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में कितने नए आवास बनाए जाएंगे।
3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। और पहली बार जो पीएम आवास योजना है कब लॉन्च किया गया था, इसको ध्यान देना, कब लॉन्च किया गया, जून 2015 में लॉन्च किया गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे। ओके, अनाउंस 3 करोड़ न्यू हाउसेस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना किसको मिलेगा? सिंपल सी बात है, जिनके पास घर नहीं होगा, गरीब लोग को मिलेगा। समझ में आ गया? 3 करोड़। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है कब लॉन्च किया गया था, ध्यान देना, प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च किया गया था? जून 2015 में। जून 2015 में। उसका उद्देश्य क्या था कि मार्च 2022 तक कम से कम 2 करोड़ घर बना देना है। बना के दिए थे लगभग, इसका डबल बना दिए थे। समझ में आ गया? पक्का 100%। और देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। जब आप प्लेन एरिया में आते हैं तो जो प्लेन स्टेट्स हैं, ओके, वह कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? केवल 40%। उस जगह पे क्या होता है, 60-40 का रेशियो होता है। जो नॉर्मल स्टेट्स हैं जैसे लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब क्या है, ये लगभग कंट्रीब्यूट करते हैं 40%। और सेंटर कंट्रीब्यूट करता है कितना? ये सेंटर और स्टेट का कंट्रीब्यूशन है, सेंटर और स्टेट का। पर जब बात आती है हिमालयन स्टेट की और नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, उस समय सेंटर कंट्रीब्यूट कितना करता है? 90%। ध्यान देना, 90% सेंटर कंट्रीब्यूट करता है और 10% स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा? हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट। हिमालयन स्टेट का मतलब क्या होगा? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और जो नॉर्थ ईस्ट में 8 है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये सब। पक्का समझ में आ गया? मणिपुर है, ये सब क्या करते हैं? 10% केवल कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, लास्ट न्यूज ऑफ द डे देखते हैं क्या है। कौन सा नेबरिंग कंट्री है इंडिया का जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क साइन किया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑलरेडी हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, परंतु रिसेंटली साइन किया गया फ्रेमवर्क। केवल फ्रेमवर्क साइन किया है, मेंबर अभी नहीं बना है। समझ में आ गया? कौन सा नेबरिंग कंट्री है जो फ्रेमवर्क साइन किया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फ्रेमवर्क कौन साइन किया है? फ्रेमवर्क रिसेंटली साइन किया है कौन? नेपाल। फ्रेमवर्क साइन बाय नेपाल। नेपाल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क साइन किया है, अभी मेंबर नहीं बना है। अब टोटल कितने कंट्री हैं जो फ्रेमवर्क साइन कर चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के? 120 कंट्री साइंड आईएसए फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क। और कितने मेंबर बन चुके हैं अब तक? 99 कंट्रीज बिकेम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और जो 99 कंट्री थे वो कौन था? स्पेन। तो पूछा जा सकता है, पक्का समझ में आए? तभी जो नेपाल है उन्होंने क्या किया है, केवल जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क पर साइन किया है। फ्यूचर में हो सकता है कि वो मेंबर बन जाए, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क साइन कर लेता है एक तरीके से वो एक्सेप्ट कर लेता है, परंतु मेंबर अभी बना नहीं, मेंबर बाद में बन जाए, क्योंकि उसके पास कागज आ गया, उन्होंने अच्छे से डिटेल में उसका देख लिया, बाद में डिस्कशन कर लिया, उसके बाद उन्होंने साइन कर दिया, कुछ समय बाद क्या हो, मेंबर बन जाए। पक्का समझ में आ गया? अब कौन से कंट्री रिस्पॉन्सिबल है इसको स्टार्ट करने के लिए? इंडिया और फ्रांस मिलकर ही
इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट किया और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, इंडिया में। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ही फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इंडिया और फ्रांस। पक्का समझ में आ गया? तो आज के लिए यही न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और जाने से पहले प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।